मुल्क भर में कोरोना वायरस गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कोरोना से मुतासर अफराद की शरह 11.6% की जितनी तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है, उतनी ही परेशान कुन तादाद कोरोना से जाबक होने वाले अफराद की भी है। NCOC की जानिब से एहतियात ना बरतने पर मुकम्मल लॉकडाउन जैसे इंतहाई संगीन इक़दामात का इंदिया भी दे दिया गया है। कोरोना वायरस के साथ साथ जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर हुकूमत को टफ टाइम देने के बयानात भी तहरीके इंसाफ के लिए चैलेंज बन रहे हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुअख्खर हो गई और जुमा को फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी पर करारदाद पर इत्तेफाके राय पर भी सबकी नजरें हैं। और रमजान बाजारों में शिनाख्ती कार्ड थामे चीनी के हुसूल के लिए कतारों में लगे रोजेदार सवाल करते हैं कि रियासत मदीना कम से कम रमजान में तो मुसलमानों को सुख का सांस लेने दे। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद सवालात पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है कि शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का मामला मुअम्मा बनकर क्यों रह गया है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान का दूसरा सवाल है, वज़ीर आज़म का रमजान में महंगाई को मॉनिटर करने का दावा क्या सिर्फ दावा ही था। आज का हमारा तीसरा सवाल है, अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो क्या PTI में मजीद तोड़फोड़ होगी। और हमारा सवाल यह है कि कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाना है, क्या हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद है। हमारा आज का पाकिस्तान का आखिरी सवाल है, क्या जुमा को गुस्ताखाना खाकों के हवाले से करारदाद ऐवान में मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो जाएगी। ये वो हम सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का जो मामला है जमानत पर, मुअम्मा क्यों बन गया है, कहां पर गलती हुई फैसला समझने में। पहले राना साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की पहले DB का फैसला था, उसमें थोड़ा सा गलतफहमी का अंसर इसलिए हुआ कि जी मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला जो पहले डिवीज़नल बेंच में था, उसमें थोड़ा सा अबहाम इसलिए पैदा हुआ कि जिस जज साहब ने इख्तलाफ किया, उनका इख्तलाफी नोट जो है उसे ज़ाहिर होने में जो है वो कोई टाइम लगा और पहले फ़ैसला अनाउंस हो गया, उनको बेल दे दी गई और उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आया। तो इसलिए अब उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक 3 सीनियर जज साहबान जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका जो है वो बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच ने आज हमारी तरफ से दलाइल जो है उनकी समाअत की है और कल होपफुली नैब जो है वो अपने दलाइल देगी और उम्मीद है कि कल ही बेंच जो है इस बारे में जो है वो फ़ैसला कर देगा। हमें पूरी उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा। अच्छा राना साहब, 2 रुकनी बेंच में दूसरे फाजिल जज साहब के दस्तखत के बगैर, तहरीरी फैसला सामने आए बगैर ये मान लेना और फिर इस पर खुशी भी मनाना कि जमानत हो चुकी है, रिहाई मिल रही है, क्या ये गलती थी नून लीग की? आज भी 3 रुकनी बेंच ने यही नुक्ता उठाया था। राना साहब, 2 रुकनी बेंच में दूसरे फाजिल जज साहब के दस्तखत के बगैर जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। जी, दस्तखत के बगैर यानी जब अदालत में समाअत होती है तो उसके बाद वर्बल फ़ैसला बाज़ औक़ात जज साहबान या बाज़ औक़ात रीडर या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है वो अदालत की तरफ से फ़ैसला अनाउंस कर देता है कि दरख्वास्त, अपील, ज़मानत एक्सेप्ट हो गई है या एक्सेप्ट नहीं हुई। और उसके बाद जो है वो फिर फ़ैसला जो है दस्तखतों के साथ या उसकी मुसद्दका कापी जो है वो उस दिन या दूसरे दिन, और बाज़ का 3-3 दिन भी लग जाते हैं कि सिग्नेचर होते, फ़ैसला टाइप होते और उसके बाद वो कॉपी मिलती है। तो ये एक प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस के मुताबिक जो है वो फ़ैसला अनाउंस हुआ और वो फ़ैसला सिर्फ नून लीग ने नहीं सुना,
वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे, जो बाकी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी सुना और इसी तरह से वो फ़ैसला जो है वो पूरे मीडिया पे और हर तरफ जो है वो उसके मुताबिक जो है वो उसे सुना गया, उसे माना गया। लेकिन दूसरे दिन जो है वो उसमें फिर इख्तलाफ जो है वो सामने आया। अच्छा राना असनाव साहब, दूसरा मामला जो हमारे सामने नून लीग की जानिब से ही सामने आया है, गुज़श्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्पीकर साहब से जो तल्ख़ कलामी हुई, जूता मारने तक भी इंतहाई संगीन जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए। फिर उससे कबल आपकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से जो मुतनाज़ा जो पैगामात थे जो आपने पब्लिकली भी दिए, उस पर भी बात होती रही। तो नून लीग की जानिब से जो अब सियासी तर्ज़ अमल है वो मुतशद्दुद क्यों हो रहा है, तशद्दुद की जानिब क्यों जा रहे हैं ऐसे मौके पर जब कौमी सलामती के इशूज़ पर सुलझी भी सियासत की ज़रूरत है? आप मुझे ये बताएं कि क्या अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बड़ा तशद्दुद है, या किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा देना और उसके घर को गिराना, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाना, ड्रग्स के मुकदमात जिनकी कैपिटल पनिशमेंट है वो बनाना, ये जो है ये सफाकी है, ये जो है वो फैशिज़म है, या सिंपल सियासी तौर पे अपने ख़यालात का या अपनी नाराज़गी का इज़हार करना। मामला ये है कि एक माहौल होता है, उस माहौल में ही सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। जो गाली गलोच का, नफ़रत का, इंतकाम का जो है माहौल इस हुकूमत ने पिछले 2.5-3 साल से बनाया हुआ है, जिसमें हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में गालियां दी जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है जो कायदेवान है उसकी आज की आप जो उसने गुफ्तगू की है गालबन नौशहरा में, उसको आप देख लें, वो हमें माफिया कह रहा है। तो उसके जवाब में फिर क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस माहौल में जो है वो अगर उन्होंने उस मोमेंट में जो है वो अगर कोई तल्ख़ बात की है तो उसे फिर उसी तनाज़र में जो है वो लेना चाहिए। स्पीकर साहब ने जो इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है, उन्होंने जिस तरह से अपोजिशन का हशर किया है, उन्होंने जिस तरह से अपोजिशन के हकूक़ के ऊपर जो है वो चुप साधी हुई है, तो वो भी तो ज़रा देखें ना कि स्पीकर साहब का अपना कंडक्ट क्या है। स्पीकर का कंडक्ट ही स्पीकर की इज़्ज़त का बायस होता है। अगर स्पीकर अपने मनसब के ऊपर जो है वो पूरी तरह से कार फरमा ना हो तो फिर उसे उस इज्जत और एहतराम का तकाजा नहीं करना चाहिए। राना साहब, एक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस जो कल मामला हुआ इसकी मजम्मत की गई, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का तो अपना मौक़िफ़ यही है, आपकी क़यादत भी सीनियर आप भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ तो इंतकाम की सियासत होती रही है, लेकिन आप लोग सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अल्फाज जो कि पार्लिमानी भी नहीं हैं, जो कि सियासत को भी तशद्दुद की तरफ लेकर जाते हैं, क्या ये सियासी रवैया होना चाहिए एक सीनियर सियासी जमात का? नहीं, देखें, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ या ये कैसे बावर किया जा सकता है या ये कैसे मुसल्लत किया जा सकता है कि आप एक आदमी के ऊपर जो है वो इसको नाफिज कर दें। ये इनके वज़रा क्या करते हैं? ये को आज की बात है? ये आप पिछले 10 दिन की, पिछले 15 अजलासों की कार्रवाई निकाल लें। ये तो इस कदर घटिया गुफ्तगू करते हैं, ये इस कदर गाली गलोच करते हैं, ये इस कदर तौहीन अवेज़ जो है वो रवैया अख्तियार करते हैं कि मैं समझता हूँ कि जूता मारना, इनके तो गले में जूतों का हाथ डालना चाहिए। ये तो इस काबिल है। इन्होंने जिस तरह से जमहूरियत की और जिस तरह से इस पार्लिमान की बेतौकीरी की है, तो वो जो माहौल है एक, उस माहौल में ऐसी बात का हो जाना जो है वो कोई इतना मायूब नहीं है। लेकिन ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं होना से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि अपोजिशन के ऊपर सारी पाबंदी होनी चाहिए, दोनों तरफ ये पाबंदी होनी चाहिए। और सबसे पहले कायदे अवाम जो है उसे इस बात को जो है वो अपनाना चाहिए और उसे सबसे पहले अपोजिशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जिस अमल से वो कायदे अवाम बना है, उसी अमल से, उसी जगह से, उसी पार्लियामेंट से लीडर ऑफ द अपोजिशन बना है। उसे क्या हक पहुंचता है कि वो हर वक्त उठे और लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो गालियां दे?
उसके खिलाफ जो है वो तौहीन बेस गुफ्तगू राणा करे। साहब, अगर वो ऐसा स्पीकर की करेगा जानिब तो से, फिर स्पीकर opposition कौमी की तरफ से असेंबली जो है की वो जानिब से किसी न जो किसी नोटिस मौके भेजा के गया ऊपर जो है वो शाहिद फिर कोई खाकान सब अब्बासी बात आ साहब को, सकती है। अब्बासी साहब ने तो कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब नून लीग पार्लियामेंट की सियासत का हिस्सा है, पार्लियामेंट में मौजूद है, सेशंस भी अटेंड करती है, तो जब अब्बासी साहब माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ये मामलात पार्लिमानी कार्रवाई के आगे कैसे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, ये नोटिस जो है ये स्पीकर को वापस लेना चाहिए। ये नोटिस बिल्कुल बिलाजवाज है और इस नोटिस के ऊपर अगर स्पीकर साहब ने कोई कार्रवाई करने की जो है वो सिम्मत कदम बढ़ाया तो उसके बड़े बुरे रिपरकशंस होंगे और ये पार्लियामेंट जो है ये चल नहीं सकेगी। हम पार्लियामेंट का कोई ऐसा अजलास आगे नहीं बढ़ने देंगे जिस अजलास में शाहिद खाकान अब्बासी जिस अजलास का हिस्सा ना हो, या अगर शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ स्पीकर जो है वो इस किस्म की कोई कार्रवाई करें कि उन्हें अजलास में आने से रोक दें, क्योंकि स्पीकर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार यही है। इसके अलावा स्पीकर और कोई इख्तियार नहीं रखते असम्बली की कार्रवाई को रेगुलेट करने का। असम्बली की कार्रवाई को रेगुलेट करने के लिए स्पीकर को अपना गैर जानिबदाराना एक मुदब्बराना रवैया जो है वो इख्तियार करना होता है। वो अगर अपनी इज्जत चाहते हैं, अगर वो हाउस को चलाना चाहते हैं तो वो रवैया इख्तियार करें। वो तो राणा साहब, अगर स्पीकर इजाजत नहीं देते अब्बासी साहब को इजलास में शिरकत करने की और स्पीकर अपना नोटिस वापस नहीं लेते, तो क्या नून लीग जो जुमा को ऐवान है, जो इजलास है जिसमें गुस्ताखाना खाकों पर, सफीर की मुल्क बदरी पर, करारदाद पर मजीद बहस होनी है, उसे इजलास को नहीं चलने देगी नून लीग? जी हम बिल्कुल इसके ऊपर एहतजाज करेंगे अगर स्पीकर ने इस सिमत, क्योंकि हम समझते हैं कि स्पीकर का नोटिस जो है वो बिलाजवाज़ है और स्पीकर साहब को फिलफौर ये नोटिस जो है ये वापस लेना चाहिए और उन्हें अपने रवैये से वहाँ असम्बली का माहौल इस काबिल बनाना चाहिए कि वहाँ पे पहले अपोजिशन की इज़्ज़त हो, अपोजिशन के अरकान की इज़्ज़त हो, तो फिर आगे जाके जो है वो हुकूमत और हुकूमती अरकान जो है वो अपनी इज़्ज़त को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, जो करारदाद में गुज़श्ता रोज़ अब्बासी साहब ने भी, एहसन इकबाल साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ इजाफा होना है, उस हवाले से क्या नून लीग ने मुशावरत कर ली और क्या पीपल्स पार्टी को दावत दी है आपने इस मुशावरत के लिए? देखें, ये जो करारदाद है, मामला तो ये कल साबित हो गया कि वो करारदाद पेश हुई, उस करारदाद में कुछ इजाफे की बात अपोजिशन ने की और ये मामला सारा जो है वो 25 से 40 मिनट में कंक्लूड हो गया और उस करारदाद के पेश होते ही टीएलपी ने पूरे मुल्क से अपना एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ कर दिया। मीनिंग देयर बाई कि आज से कोई 5-6 माह पहले जो हुकूमत और टीएलपी के दरमियान वायदा हुआ था जिसमें इसी करारदाद के पेश करने की बात हुई थी, अगर ये पेश कर दी जाती तो फिर कुछ भी ना होता। तो फिर ये पेश क्यों नहीं की गई? उसके बाद जब 3 माह का अरसा गुजर गया तो दोबारा हुकूमत और टीएलपी के दरमियान वायदा हुआ और अब ये 20 अप्रैल तक पेश होनी थी। तो इसे पेश करने से पहले ही टीएलपी के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी को क्यों गिरफ़्तार किया गया, उसे क्यों दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, उसे इतनी उजलत में थ्रू सर्कुलेशन समरी करवा के क्यों कलअदम करार दिया गया, उसे क्यों जो है वो दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, क्यों उसके ऊपर चढ़ाई की गई, उस चढ़ाई के नतीजे में पुलिस के लोग शहीद हुए, टीएलपी के लोग जो है वो 8 या 26 जो र्यूमर चल रही है वो शहीद हुए, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का जो है वो नुकसान हुआ और उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो लोगों को मुश्किल का सामना हुआ और उसके बाद फिर स्टेट की रिट को जो है वो तबाह किया गया, रोल दिया गया। हुकूमत की रिट जो है उसको यानी बनाना रिपब्लिक से भी जो है वो सस्ता कर दिया गया। ये सारा नुकसान जो हुआ इसका कौन जिम्मेदार है, किसने ये फैसले किए? तो राना साहब, इन सवालात को आप करारदाद में शामिल करना चाहते हैं, ये वो इजाफे जो नून लीग चाहती है करारदाद में? किसने जो है ये पूरे मुल्क में इस नुकसान को और इन शहादतों का बायस कौन बना? वो लोग जो फ़िरौन के लहजे में कह रहे थे आके पूरी कौम को कि हम इसको माफ़ नहीं करेंगे, ये दहशतगर्द हैं, हम रिट जो है वो नाफिज करके दिखाएंगे, खान ब्लैकमेल नहीं होता, हम ये नहीं कर सकते। वो किधर गए हैं अब?
वो सारे अब भीगी बिल्ली बने फिरते हैं, ना पार्लियामेंट में नज़र आते हैं, ना किसी और जगह नज़र आते हैं। जो कल तक कहते थे ये दहशतगर्द तंजीम, आप कहते हैं ये सियासी तंजीम है। ये कोई पब्लिक यानी बनाना रिपब्लिक है कि आप एक दिन उठें कोई बात करें, दूसरे दिन उठें कोई बात करें। पूरे मुल्क में आप लोगों को जो है वो 800 लोग जख्मी हो जाएं, जो है वो दर्जनों शहीद हो जाएं, लेकिन और करोड़ों का नुकसान हो जाए, और फिर आपको पूछे कोई ऐवान की कार्रवाई में आप करारदाद में आगे बढ़े, तब्दीलियां क्या ये लाना ऐसे चाह नहीं हो रहे हैं? सकता। हम यही तब्दीलियां लाना चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी का, इस कौमी नुकसान की जिम्मेदारी का तयन किया जाए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बेनकाब किया जाए, और हमारी नज़र में जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत इस फेलियर के ऊपर रिजाइन करे। तो क्या आप इस बात पर मुत्तफिक हैं, आप ये चाहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी हो जाए? ये एक इंतजामी फैसला है। पार्लियामेंट में बहस होगी, पार्लियामेंट में हर मेंबर अपनी राय का इजहार करेगा। अपोजिशन के मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी मोहब्बत है, अकीदत है, जो हमारा रिश्ता है, वो किसी भी बंधन का जो है वो पाबंद नहीं है, ना पार्टी बंधन का, ना किसी मसलक का। राना साहब, ये मौक़िफ़ और ये बयानात तो ट्रेजरी बेंचेस से भी आ रहे हैं, और जो सवालात आपने उठाए हैं वो सवालात तो हुकूमत पर किए जा रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले पर? और हुकूमत जो है वो फैसला करे। देखें, जहां तक नामूसे रसालत का मामला है, उसके ऊपर हर वो कदम जो नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंश्योर करे, हम उस स्टेप के साथ हैं। वो चाहे एक सफ़ीर को छोड़ के 10 सफ़ीर निकालने पड़े, लेकिन पार्लियामेंट में बहस होगी, उस रहनुमाई की बुनियाद पे फैसला जो है वो गवर्नमेंट ने करना है। फैसला गवर्नमेंट करे, लेकिन मामला ये है कि ये 10 दिन जो अजाब इस मुल्क में बपा हुआ है, और जो रियासत की रिट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये गलत फैसले किसने किए? आज आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, अगले दिन उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, अगले दिन फिर आप उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। यानी ये क्या तरीक़ाकार है? इस तरह से अगर इन चीज़ों को आप कौम जो है वो हज़म करेगी, तो फिर तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तो राना साहब, फिर ये बताइएगा कि क्या तरीके लब्बैक को कलअदम रहना चाहिए या हुकूमत को अपना नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए? नहीं, पहले तो हुकूमत ये बताए ना कि इसने किस एविडेंस की बुनियाद पे उनको कलअदम करार दिया था। वो भाई ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ, इसकी जो एविडेंस है, वो जो वज़ीर दाखिला कल पार्लियामेंट में भीगी बिल्ली बना बैठा था, और पहले फ़िरौन के लहजे में कह रहा था कि मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं वो भी नहीं करूँगा, मेरा खान जो है वो ब्लैकमेल नहीं होता। किधर है अब उसका खान? अब वो किधर है वो? अब ये भीगी बिल्ली बने फिरते हैं, और सारे जो है वो कंप्रोमाइज़ करके, सारा कुछ जो है वो मुज़ाकरात करके, अब ये क्या करके आए हैं, क्या मुआहदा किया है, क्या माना है, क्या नहीं माना है? जब कौमी सलामती स्टेक पे हो, अमन व अमान की सूरत हाल स्टेक पे हो, तो मुज़ाकरात और मुआहदे तो फिर आपने भी किए हैं, आपसे पिछली हुकूमतों ने भी किए हैं, तो हल तो फिर मुज़ाकरात ही था। आगे कैसे इस मामले को लेकर चलेंगे? क्या ये सवालात डेडलॉक बरकरार नहीं रखेंगे आपकी हुकूमत के दरमियान? कौमी सलामती को एट स्टेक, जिसके गलत फैसले ने कौमी सलामती को एट स्टेक किया है, उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करें पहले। वो अगर अपोजिशन है तो अपोजिशन पे करें, हुकूमत है तो हुकूमत पे करें, हुकूमत में चंद लोग हैं तो उन चंद लोगों पे करें, पहले ये तो करें ना फिक्स। तो राना साहब, एक जानिब आपका मुतालबा यह है कि जब तक स्पीकर अपना नोटिस वापस नहीं लेते, नून लीग ऐवान की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने दे सकते। दूसरी जानिब आपका मुतालबा यह कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी इक़दामात करने पड़े नून लीग वो करेगी। तो अगर वो इक़दामात करारदाद की मंजूरी से हैं, तो उस सेशन को आप मशरूत कर रहे हैं अब्बासी साहब का नोटिस वापस लेने से, तो फिर आपका मौक़िफ़ अब्बासी साहब का नोटिस वापस दिलवाना है या फिर सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है? आप मुझे ये बताएं कि जब स्पीकर का और अब्बासी साहब का झगड़ा हुआ, और स्पीकर साहब ने अब्बासी साहब को कहा कि आप अपनी सीट पे जाएं, वो अपनी सीट पे चले गए,
उसके बाद स्पीकर साहब ने अब्बासी साहब को टाइम दिया, उन्होंने अपनी जो है वो गुफ्तगू मुकम्मल की। जिस गुफ्तगू से रोके जाने पे उन्होंने एहतजाज किया था, उसके बाद ऐवान की कार्रवाई चली, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने अपना इज़हार ख्याल किया। अब ये तीसरे दिन स्पीकर साहब को किसने समझाया कि आप नोटिस दे दें? ये उसी तरह की बात है जिस तरह के इन्होंने पहले उनके साथ वायदा किया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसके बाद जब उन्होंने डंडा दिया इनको तो फिर जाके उनके पांव पड़ गए। यानी ये हुकूमत है या ये कोई तमाशा है? ये तो राना साहब, हुकूमत की जानिब से जो मुआहिदे की तफसीलात हैं या जो करारदाद के हवाले से दीगर लवाजमात हैं, क्या वो आपसे शेयर कर लिए गए हैं जिनका मुतालबा आपने किया था हुकूमत से? कोई पता ही नहीं है किसी को, कोई पता नहीं कि इनका मुआहदा क्या हुआ था, कोई पता ही नहीं है कि उसके बाद इन्होंने उनको गिरफ्तार क्यों किया, कोई पता ही नहीं है कि इन्होंने वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करके दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया, क्यों कर दिया, क्या वजह थी। कोई पता ही नहीं है कि फिर इन्होंने क्या मुज़ाकरात किए हैं, कोई पता ही नहीं है कि इन्होंने अब उनके साथ मुआहदा क्या किया है, कोई पता ही नहीं है कि ये पार्लियामेंट को इन्होंने रबर स्टैम्प बनाया। यानी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जुमेरात को होना था, एमरजेंसी में 1 घंटे के नोटिस पे पार्लियामेंट बुलाई गई, यानी पार्लियामेंट को तो उन्होंने बंद ही बना दिया है। ये स्पीकर साहब ने शुरू किया है पार्लियामेंट से। माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए पूरी कौम से और पूरी पार्लियामेंट से, वो उल्टा हमें नोटिस दे रहे हैं। तो राना साहब, आप मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से तो मुस्ताफ़ी होने का, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि हुकूमत को तस्लीम करनी चाहिए। दूसरी जानिब खुर्रम लगारी साहब ने आज इंकशाफ किया है, इंदिया भी दिया हुकूमत को कि हमारे पास 70 के करीब अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं, तो फिर हुकूमत को गिराने के लिए आप तो उनसे हाथ मिला सकते हैं, आपको फिर धरनों सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। मिलाएंगे हाथ उनसे आप? देखें, ये फैसला जो है ये तो खैर पार्टी ने करना है, कि ये मैं इनफरादी तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन इस हुकूमत को जो है ये हुकूमत बहुत नुकसानदेह है। इसने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसने लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसने रिट सरेंडर कर दी है, इसने जथेबंदी की नज़र कर दिया है पूरे मुल्क को। पहले ये खुद जथों का हिस्सा बनते रहे हैं, उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, अब ये आके गवर्नमेंट में आकर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो इस सूरत हाल में इस गवर्नमेंट को जो है वो हर कीमत पे जाना चाहिए। अगर ये ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते तो हमें अगर कोई सियासी पार्लिमानी कोई भी इकदाम जो है उठाना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि PDM के प्लेटफार्म से हमें उठाना चाहिए, और इस बारे में हमारे कायदीन या हमारे सरबराह जो है वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और पार्टी के और अपोजिशन के मौक़िफ़ से हमें आगे कर रहे थे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये ज़रा बता दीजिए कि अपोजिशन की जानिब से, नून लीग की जानिब से कोई मुतालबा किया गया है आपसे मुआहिदों की तफसीलात शेयर करने का और करारदाद के हवाले से तफसीलात शेयर करने का, कर दी गई आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया सादुल हसन साहब। एक ख़त जो है भेजा गया है चीफ विप साहब की जानिब से, जिसमें मुतफ़िक़ा करारदाद की बात की गई है, और साथ में इस तरफ भी इस्तफ़सार किया गया है कि आगे का लाए अमल क्या होना है उसमें, और जो उनकी करारदाद है उसके हवाले से। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें कुछ नुकात भी उठाए गए, उनका तो खैर चल उनको जवाब दे भी देंगे या रिटन में या फ्लोर पे। लेकिन आपकी प्रोग्राम में थोड़ी सी गुफ्तगू मैं सुन रहा था मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब की, तो शायद वो कल ऐवान में शायद न थे, तो उनको इल्म नहीं होगा, लेकिन जो करारदाद है वो मैं बजात खुद जो है एहसन इकबाल साहब और शाहिद खान साहब के साथ शेयर कर चुका हूँ उधर ऐवान में, और उसकी एक कापी जो है जो जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर हैं तो उनको भी मैं दे चुका हूँ साथ साहब को। तो दूसरा पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, तो वो जब आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको आना चाहिए, नहीं है तो मैं उनसे एज अ पार्लियामेंट्री मिनिस्टर उनको मैं दावत ज़रूर दूंगा कि वो आएँ
और इतने अहम इशू में आप बाहर ना बैठें, आए अपना जो भी आपका नुक्ता नज़र है वो पेश करें, क्योंकि पार्लियामेंट में लाने का मकसद ये था तमाम बड़ी जमातें इस पर अपना राय दें। और जो स्पेशल कमेटी मोहतरम स्पीकर साहब ने बना भी दी है, तो उसमें उनके ज़ाहिर सीनियर लीडर्स को डालेंगे तो उधर उनका नुक्ता नज़र वैसे ही आ जाएगा। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुतफ़िक़ा करारदाद है, अल्लाह के ताला के करम से इस ऐवान ने, हम सब ने मिलकर, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का इशू आया है या ख़त्म नबूवत का इशू आया है, तो इस ऐवान ने जमाती ताल्लुक़ से बालातर होकर एज अ मुसलमान हमेशा किरदार अदा किया है और उसमें हमने अपना रोल अदा किया है। मुत्तफ़िक़ा करारदादें अली मोहम्मद खान साहब भी आई हैं और इससे भी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से रियासती पॉलिसी पर सवाल उठाया जा रहा है। सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से रियासती पॉलिसी पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या स्टेट की पॉलिसी है या पार्लियामेंट में बहस के बाद तय किया जाएगा? इस पर गुफ्तगू हो जाएगी, स्पेशल कमेटी में भी हो जाएगी, पार्लियामेंट में भी कल इस पर कुछ डिस्कशन हुई है, आगे फिर भी डिबेट भी हो जाएगी, डिस्कशन भी होनी है, लेकिन ज़्यादा काम इसमें शायद स्पेशल कमेटी में हो। उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कल हम पार्लियामेंट में करारदाद लेके आए थे, जो एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से आया, वो उस मुआहदे का एक हिस्सा था। उनसे गुफ्त शुनीद में ये बात आई थी कि प्राइवेट मेंबर ही इसको लेके आएंगे। बाकी कल मैं इसके हक में नहीं था कि करारदाद में एक नुक्ते की भी कमी बेशी हो, क्योंकि वही करारदाद या एग्रीमेंट था जिसका मुसविदा TLP के दोस्तों के साथ शेयर हुआ था। तो बड़ा ही अखलाकी तौर पर नामुनासिब होता कि हम उनकी करारदाद या उनके साथ हुए हुए गुफ्त शनीद में से चेंज करके पेश करते। हमने वन वन जो उनके साथ बात हुई है यहाँ पेश कर दी है, और उसके बाद जो अब तरामीम अपोजिशन के खान साहब एक चीज की जरा वजाहत कर दीजिएगा, उसके बाद एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद जब भी आनी है आ जाएगी। ठीक है, तहरीक लब्बैक के स्टेटस के हवाले से वहां से ये आया कि मिनिस्टर साहिबान, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद खत में भी है और कुछ प्रोग्रामों में उन्होंने रेज भी किया है कि मिनिस्टर साहिबान ने उसको क्यों रेज नहीं किया, करारदाद को पेश नहीं किया, पादरी साहब ने या मोहतरम शेख रशीद साहब ने या मैंने या किसी और ने। तो उनके साथ गुफ्तगू में यह बात तय हुई थी TLP के साथ कि प्राइवेट मेंबर बिल की रेजोल्यूशन के तौर पर आएगा, क्योंकि इसके कुछ बैनुल-अक़वामी रिपरकशंस होते हैं सिफारती, जिससे ये लोग बखूब वाकिफ हैं। 3 बार ये एक हुकूमत बना चुके हैं नून, 4 बार पीपल्स पार्टी, और जिस तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंडिया दिया था कि अगर फ्रांस के खिलाफ ये एक अमल होता है तो उसका एक रिपरकशन होगा पूरी यूरोपियन यूनियन से, तो उसके लिए इमरान खान साहब ने जो अपना लाया, तो बैनुल-अक़वामी रिपरकशंस तो फिर अगर सफीर की मुल्क बदरी का फैसला करेंगे तो उस पर भी आएगा। अली मोहम्मद खान साहब, बैनुल-अक़वामी रिपरकशंस तो सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से भी तो आएगा जाए कि उनको हम बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी इनके मुल्कों में होती है तो पूरी मुस्लिम उम्मा को इससे तकलीफ होती है। पूरी मुस्लिम उम्मा को यक ज़बान होकर इस पे आगे जाना होगा। और इमरान खान साहब एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल से ऐसी कानून साजी पास करवाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी ये लोग माज़ल्लाह करते हैं तो काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जाए, जिस तरह होलोकॉस्ट के खिलाफ हुई। अली मोहम्मद खान साहब, उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और इमरान खान साहब की आवाज़ को, अपोजिशन को, पूरी कौम को मजबूत करना चाहिए। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अगर बैनुल-अक़वामी रिपरकशंस को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट मेंबर से करारदाद मूव कराई जाती है, तो अगर सफीर की मुल्क बदरी का फैसला करना होगा उस पर भी तो बैनुल-अक़वामी रिपरकशंस होंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंटरनेशनल प्रेशर को कंटेन करने की तैयार नहीं है उसके लिए? पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन हो जाएगी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे अपना लाए अमल भी आपको बता दिया है। उन्होंने बताया है कि असल मकसद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, उनकी शान रिसालत की, उनकी इज्जत की हिफाजत है, और वो हम नहीं कर सकते, वो अल्लाह करेगा, लेकिन ज़मीन पे हम उसके ज़िम्मेदार हैं। मुसलमानों को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, खासकर वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है। जो भी वज़ीर-ए-आज़म बना हो या बनेगा आगे, या अभी भी जो इमरान खान साहब है, उनकी 22 करोड़ अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ मुल्क जो है उसने दुनिया में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है। उसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, यहाँ पर ये सवाल पूछ लीजिएगा कि अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान ने और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लीड करना है इस सारी मूवमेंट को, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के उस इजलास में होना नहीं चाहिए था, और क्या जुमा के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे? देखिए, जब जरूरत होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे भी, लेकिन
वज़ीर आज़म साहब पे ये शर्त रखना कि वो हर इजलास में आए या हम तब तक कोई करारदाद पास नहीं करेंगे या कोई किरदार अदा नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब ऐवान में ना हो, तो वो आएंगे, उनको आना चाहिए, वो आ भी जाएंगे। लेकिन ये माजी में भी जो वज़ीर आज़म खासकर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि अच्छी मिसाल नहीं है, वो नहीं आते रहे। लेकिन ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इन चीजों पे सियासत करनी भी नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन वापस लेने के हवाले से कोई मुशावरत हो रही है? कल जनाब शेख रशीद साहब ने इस पे बात की भी थी। और देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है। कल मेरे से हमद मीर साहब प्रोग्राम में भी सवाल किया गया कि क्या आप उनको दहशतगर्द समझते हैं, तो मैंने यही बात की कि आशिक रसूल दहशतगर्द नहीं होता, वो दुनिया में सबसे बड़ा अमन पसंद होता है। तो हम उनको दहशतगर्द नहीं समझते। उस वक्त के हालात के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने या हुकूमत ने जो एक उनको कलदम करने की एक बात हुई थी, वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया था, क्योंकि हालात को नॉर्मल करना था। मुल्क को हम अफरा तफरी की तरफ नहीं धकेलने दे सकते थे। वो मसला अल्लाह ताला के करम से हल हुआ है। बाकी वो सियासी जमातें सियासत करें, लेकिन उनको अब इससे निकालने के लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो होगा। वो जैसे ही पूरा होता है तो इंशाल्लाह दोबारा उनसे ये कलदम का जो भी है वो हट जाएगा। TLP को हम एक सियासी जमात समझते हैं। मैं तो सिरे से इस बात के हक में ही नहीं हूँ कि कोई इनको दहशतगर्द भी कहे। वो अशाक रसूल हैं। हाँ, तो कुछ अली मोहम्मद खान साहब मुख्तसरन ये सिर्फ बता दीजिएगा इस इशू पर नहीं होने चाहिए कि क्या जल्दबाजी फिर नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, क्योंकि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा ही लगाया जा रहा था कलदम तहरीक की जानिब से, तो फिर पाबंदी लगाना, फिर पर्चे काटना, ये जल्दबाजी नहीं की गई हुकूमत की जानिब से? सादुल हसन साहब, आपसे, और आप तो छोटे भाई हैं, आपकी वसातत से पूरी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क हमारा साझा है और दोनों तरफ मुसलमान हैं। अब पिछले एक हफ्ते में जो कुछ शहादतें हुई हैं, तो पुलिस वाला अगर शहीद हुआ है वो भी मुसलमान है, और लब्बैक से अगर कोई पाकिस्तानी शहीद हुआ है वो भी मुसलमान है। दोनों तरफ नुकसान हमारा हुआ है। मैं आपकी वसातत से और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मामला सुलझने की तरफ जाएं तो उनको सुलझाव में मदद देनी चाहिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मामला सुलझ गया है, एहतजाज जो खत्म हो गया है, करारदाद पेश कर दी गई है। आगे जो है इंशाल्लाह ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, मामलात को सुलझाने के लिए ही चीजों की वजाहत जो है जाहिर है उसकी जरूरत थी और वाज़ेह फैसलों की जरूरत थी। अली मोहम्मद खान साहब, दूसरा एक बड़ा मामला जो इस वक्त अवाम को दरपेश है, क्योंकि सारे अवामी इशूज़ पर बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में महंगाई को खुद वो मॉनिटर करेंगे, लेकिन अभी भी इवन रमज़ान बाजारों के अंदर या तो चीनी दस्तयाब है नहीं, अगर दस्तयाब है तो लाइनों में लगकर खरीदने पर मजबूर है शहरी। आटे की कीमत बढ़ चुकी है, गोश्त की कीमत बढ़ चुकी है, रमज़ान में भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। वज़ीर आज़म का इस पे बहुत फोकस है साहब, लेकिन आप इस चीज को समझते हैं कि इमरान खान हमेशा जो है वो माफिया पे जब हाथ डालते हैं तो माफिया भी रिटेलिएट करता है। मार्केट में उनका होल्ड जरूर है। जो मराते याफ्ता तबका है वैसे तो नहीं मराते हो गया ना, उनके हाथ में भी पैसे की ताकत है। मामलात को जो है मार्केट को वो कंट्रोल करते हैं, तो उसको तोड़ने में भी वक्त लगेगा, लेकिन साथ साथ आवाम को रिलीफ भी देना है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब की इस पे नजर है और वो खुद इन चीजों को मॉनिटर करते हैं। और अभी जो अगला काबीना की मीटिंग आएगी, आपने प्रोग्राम में इस बात को उठाया है, तो आपसे वादा है कि इस बात को मुझे मौका मिलता है तो मैं वज़ीर आज़म साहब को दोबारा गुज़ार करूंगा, लेकिन वो रोजाना या दूसरी चीज को खुद मॉनिटर करते हैं। हालांकि माजी में वज़ीर आज़म साहब के लेवल पे इस तरह की मॉनिटरिंग का रिवाज नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब इसको करते हैं और खुद चीफ सेक्रेटरीज को जो है और चीफ मिनिस्टर्स को डायरेक्शन भी देते हैं इस चीज पे कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज और मजिस्ट्रेट्स के जरिए और चेक एंड बैलेंस करें कि कुछ तो जो रसद में मिल सकती है कुछ चीजों में, लेकिन कुछ चीजें आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हमारे इख्तियार में ठीक है, तो उस पर हम अपनी कारकर्दगी बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, यहाँ पर हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आकर दीगर इशूज़ भी हैं जिनसे गुफ्तगू जिन पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। ब्रेक के बाद आकर दीगर इशूज़ पर भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, जब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत थी, स्कूल्स तालीमी इदारे भी बंद हैं, मार्केट्स का टाइम भी महदूद है, तो फिर कहाँ पर हमने गलती की जो केसेस की शरह बढ़ रही है इतनी ज़्यादा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, ये इस वक्त ज़ाहिर है हम सबको ये बात पता है कि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लोगों का इकट्ठा होना जो है वो इसका सबब बनता है। पीछे अनफॉर्चुनेटली एक वेडिंग सीजन गुजरा था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि शादियों में गो के हुकूमत ने बहुत सारी SOPs इशू की हुई थी और मुसलसल हम इन जगहों को मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर उसके बावजूद इस SOPs की खिलाफ वर्जी के साथ ये वेडिंग सीजन गुजरा, जिसकी वजह से ये वेव स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आज बेशक हम 6 बजे मार्केट्स बंद कर रहे हैं, मगर उससे पहले आप देखें तो मार्केट प्लेसेस पे हद से ज़्यादा रश होता है और बिल्कुल भी लोग जो हैं वो SOPs को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और लाइनें लगी होती हैं और झमगट्टे लगे होते हैं और पीछे कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी, कुछ जलसे जुलूस, कुछ मजहबी इज्तिमात वगैरह भी होते रहे हैं। तो उन सारों में आपने देखा है कि कहीं पर भी हमें SOPs नज़र नहीं आए हैं। मास्क का इस्तेमाल जो कि इस वक्त बिल्कुल मैंडेटरी है और फैलाव के रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, उसका इस्तेमाल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये तमाम ये जो एक्टिविटीज रही हैं उसकी वजह से इसका फैलाव जो है वो तेज हुआ है। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से हम कितने अफराद को इस वक्त वैक्सीन लगा चुके हैं और जिस रफ्तार से हम लगा रहे हैं 70% आबादी को लगाने में कितना वक्त दरकार होगा पाकिस्तान को? जी देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि 2021 के एंड तक हम अपने मेजर जो टारगेट हमारा है 60-65 मिलियन लोगों का, हम उस टारगेट को अचीव कर लें। इस वक्त शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, मगर अब जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वैक्सीन लग रही है और लोग देख रहे हैं कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम देख रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो बढ़ता जा रहा है। वही सेंटर्स जहाँ पे पहले 30-40% टर्न आउट था, वहाँ पे अब तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग जो है वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक आके वैक्सीन लगा रहे हैं। और अब तो जो कुछ डॉक्टर साहब, जो चाइना से हमें 5 लाख वैक्सीन डोजेस आई थी, उसके बाद जो दीगर खेप की कमिटमेंट हुई थी, क्या वो पहुंच चुकी है? और जो हमने खरीदनी थी, क्या हम खरीद चुके हैं वो डोजेस? जी बिल्कुल, हम खरीद चुके हुए हैं। इसमें से हमें कुछ तो हम रिसीव कर चुके थे पहले, 1 मिलियन के करीब जो है वो हमने अपनी खरीदी हुई जो साइनो फार्म की थी वो हमें पिछले महीने मिल गई थी, और 60,000 कैंसिनो बायो की जो हमने खरीदी थी वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई और इस्तेमाल हो रही है। ये जो आज से लेके जो 3-4 दिन है, इसके अंदर मजीद 2 मिलियन डोजेस जो हैं, जिसमें से 5 लाख जो हैं वो हमारी साइनोवैक की जो एक नई वैक्सीन अप्रूव हुई है वो हमने खरीदी है, वो पहुंच रही है, और तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो साइनोफार्म की वैक्सीन है, जिसमें से 5 लाख तो हमें ग्रांट में मिली है, मगर 10 लाख जो है वो पाकिस्तान ने परचेज की है। तो ये 2 मिलियन जो है ये इन 2-3 दिनों के अंदर जो है ये पाकिस्तान पहुंच जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इसके पीछे मजीद वैक्सीन्स भी पाइपलाइन में है। और कोवैक्स प्रोग्राम की वैक्सीन आ चुकी है पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा जो स्केड्यूल अपसेट हुआ है, वो कोवैक्स की वैक्सीन जो हमें उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था मार्च में देने के लिए, तो चूंकि हर रीजन को कुछ डिफाइन किया गया था, तो हमारे ज़िम्मे इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट था वहाँ से हमें वो एस्ट्राजेनेका मिलनी थी, क्योंकि उनके इस रीजन की जिम्मेदारी इंडिया के पास थी। पर जिस तरह आपने देखा है कि इंडिया के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, आज भी 3.25 लाख के करीब उनके केसेस जो हैं वो डायग्नोज हुए हैं, तो इंडिया के अपने अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आ गया कि जिसकी वजह से उन्होंने वो एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट करना था वो नहीं किया, और उसकी वजह से थोड़ा सा स्केड्यूल अपसेट हुआ। पर अब पाकिस्तान बहरहाल ऑल्टरनेट मार्केट्स को देख रहे हैं, कोरिया और इटली भी हमारे कोवैक्स के प्लेटफॉर्म पर सप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ आप मौजूद थी और कोरोना की सूरत हाल पर हुकूमती इकदाम के हवाले से हमें बता रही थी। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए। कोरोना केसेस की शरह बढ़ रही है, अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।